दोस्तों आज हम आप सभी को एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं, शायद है कि इससे पहले कभी आपने इस तरीके की घटना को सुना हो। दोस्तों एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के प्रेमी के साथ में मिलकर अपनी इकलौती बहन को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि अपने पत्नी के प्रेमी के साथ में मिल जाए। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। और उसने अपनी बहन को क्यों मारा? जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर में उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए दोस्तों पूरी हकीकत हम आपको बताते हैं। मेरे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल 2 नवंबर को दोस्तों क्या होता है कि बागपत के पास में एक छोटा सा गांव और उस गांव के बाहर एक शमशान घाट बना हुआ था, शमशान बना हुआ था। दोस्तों जब रात खत्म हो जाती, सवेरा हो जाता है तो शौच क्रिया करने के लिए कुछ गांव वाले जब गांव के बाहर जाते हैं, उस शमशान के पास से होके निकलते हैं तो उनकी नजर जाती है कि एक बड़ा सा ट्रॉली बैग वहां पे अधजली हालत में पड़ा हुआ है। और दूर से देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई है, किसी की बॉडी है, क्योंकि देखने से बड़ा भरा भरा सा लग रहा था। दोस्तों वैसे भी लोग ट्रॉली बैग से डरे हुए रहते हैं क्योंकि ज्यादातर लाशों को ट्रॉली बैग में ही तोड़ मरोड़ के भरा जाता है। कुछ लोग जब उसके पास में जाते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि इसमें किसी की लाश है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाए पास में खोल के देखें। दोस्तों लोग पुलिस को सूचना कर देते हैं, सारी बात बता देते हैं। पुलिस वहां पे तुरंत पहुंचती है। जब दोस्तों पुलिस के द्वारा उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उस ट्रॉली बैग में एक लड़की की लाश थी और वो लड़की लगभग 18-19 साल की रही होगी और उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, आधा बैग भी जला हुआ था। शायद है कि जिसने भी इस कांड को अंजाम दिया है वो ये चाहता होगा कि इसको कोई पहचान ना पाए, इसकी शिनाख्त ना कर पाए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, ना बॉडी के पास में कुछ भी ऐसा मिला ही नहीं जिससे कि उस कातिल तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब कातिल तक पहुंचना तो है ही, कैसे पहुंचना है? तो पुलिस के दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि आसपास एरिया में जितने भी रोड इधर की तरफ आते हैं, इस शमशान की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सबको चेक किया जाए ताकि कुछ पता चले। दोस्तों यही होता है, सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि 1 नवंबर वाली रात के लगभग 1 बजे का टाइम था। एक सीसीटीवी में एक कैप्चर होता है कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी 1 बजे रात को आती है और वो इसी तरफ आती है। दोस्तों पुलिस को शक हो जाता है, आगे का तो कैप्चर नहीं होता है कि इस ट्रॉली बैग को फेंका गया, लेकिन जिस तरह वो आधी रात में आती जब दुनिया सोती है और वो इस रूट पे कोई हाईवे तो है नहीं, गांव की तरफ ये गाड़ी करने क्या आ रही है 1 बजे रात को। किसी को चलना होगा वो दिन में चलेगा, 1 बजे रात को थोड़ी गांव में कोई जाएगा। दोस्तों पुलिस को उस पर शक होता है, लेकिन पुलिस का सबसे अच्छी बात ये कि उस गाड़ी के साथ साथ उसका नंबर भी कैप्चर हो जाता है। अब पुलिस को रास्ता मिल जाता है कि इस नंबर के जरिए उस कातिल तक पहुंचना बहुत आसान है। लेकिन पुलिस के दिमाग में ये बात थी कि अगर ये नंबर सही हुआ, लोकल लगा लिया है चोर बदमाशों ने, तो भाई नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर ये ओरिजिनल नंबर है इसी गाड़ी का तब तो पहुंच जाएंगे। दोस्तों उस नंबर के जो द्वारा पता चलता है उसको, तो पता चलता है वो गाड़ी हरियाणा के सोनीपत की है। सोनीपत के नाम से वहां पर रजिस्टर्ड है और सोनीपत में जो व्यक्ति होंगे उनका नाम सब कुछ आ जाता है। दोस्तों पुलिस गाड़ी के मालिक के पास में पहुंचती है सोनीपत और सारी बात बताई तो गाड़ी का जो मालिक था वो बताता है कि आज के 1 दिन पहले मेरा एक दोस्त जिसका नाम पवन है वो मेरी गाड़ी को मांग के ले गया था। उसने कहा था कि मुझे अपनी रिश्तेदारी में जाना है। दोस्तों पुलिस का शक गहरा जाता है। पुलिस ने उस पवन के बारे में सब कुछ पूछा, उसका नंबर, उसका घर, सब कुछ। तो उस गाड़ी के मालिक ने बता दिया, भाई उसके अंदर तो कोई चोर था नहीं, उसने सब कुछ बता दिया। जब पवन के नंबर को पुलिस ने लगाया
तो पवन का नंबर स्विच ऑफ बोलता है। लोकेशन भी जहाँ की दे रहा है वहां पे पुलिस पहुंच रही, लेकिन वहां पे नहीं मिल रहा है। क्या होता है कि घर से भी फरार है। घर वालों ने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। पुलिस को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं कातिल यही है, तभी तो ये घूम रहा है, भागा हुआ घूम रहा। कहीं इसके मोबाइल की लोकेशन यहाँ दे रही, कहीं वहां दे रही। ये शायद है कि पुलिस से छुपता घूम रहा है। इधर दोस्तों पवन की तलाश पुलिस कर ही रही थी, लेकिन इधर जहां पे शमशान था, जहां पे वो ट्रॉली बैग मिला हुआ था, वहां भी पुलिस तहकीकात में लगी हुई थी, पूछताछ में लगी हुई थी। तब क्या होता है कि अचानक से पुलिस की नजर पड़ती है एक ऐसे युवक की, जिस युवक की तस्वीर उस गाड़ी के मालिक ने दिखाई थी। यानी कि पवन की तस्वीर दिखाई थी, वैसा ही व्यक्ति एक थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ है और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं। दोस्तों पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उस युवक को धर दबोचती है। और दोस्तों वो युवक कौन था? वो युवक वही व्यक्ति था, वही पवन, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। दोस्तों क्योंकि वो जो पवन था वो ये चीज देखने के लिए आया था वहां पे, जहां पे उसने उस लाश को फेंका था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, क्या हुआ, आगे क्या होगा, ऐसे करके मतलब देखने के लिए। और अक्सर ऐसा होता है जब कातिल कहीं पे कोई लाश छुपाता है या कुछ भी करता है तो एक बार चेक करने जरूर जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मामला शांत है या कोई उठापटक हो रही है। तो क्या होता है कि पवन से पुलिस ने पूछना शुरू किया कि भाई बताओ, पकड़ तो तुम गए, अब मुझे सब कुछ अच्छे से बता दो कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा है। तो पहले तो पवन घुमाने की कोशिश करता है, जैसे सब घुमाते हैं कातिल, लेकिन फिर कहां तक घुमाएगा। दोस्तों आखिर में वो पवन जो था पुलिस की मार के आगे टूट जाता है। और पवन ने जो कहानी बताई, उस कहानी को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। पवन ने बताया कि नोएडा में भाई बहन रहते हैं, जिनमें भाई का नाम है विवेक चौहान और जो बहन है उसका नाम है मनीषा चौहान। ये लोग बहुत पैसे वाले घर के हैं, इनके पास में बहुत प्रॉपर्टी है और इनके माता पिता का देहांत हो गया है। विवेक जो भाई है उस लड़की का, उसके भाई की शादी एक शिखा नाम की लड़की से हो गई थी। इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मनीषा जो लड़की थी वो अपने भैया भाभी के साथ में बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन जो माता पिता की वसीयत थी, वो जब वसीयत पढ़ी जाती है तो उस वसीयत में पता चलता है कि माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी में अपने बेटा के साथ साथ अपनी बेटी का भी नाम डलवाया है। लेकिन ये बात मनीषा को नहीं मालूम थी, बेटी को नहीं मालूम थी। जब ये बात विवेक की पत्नी शिखा सुनती है तो शिखा को कहीं ना कहीं ये चिंता होने लगती है कि हमारी आधी प्रॉपर्टी ये हमारी ननद ले जाएगी, इसका क्या करना चाहिए। वो अपने पति के कान भरना शुरू करती है, अपने पति को भड़काती है कि तुम्हारे माता पिता ने इसका नाम डलवा दिया प्रॉपर्टी में, बताओ ये आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी, फालतू में खाम खा चली जाएगी, ऐसा क्यों किया माता पिता ने। लेकिन विवेक समझाता अपनी पत्नी को कि ऐसा कुछ नहीं, अरे भाई मेरी बहन है, उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, नाम डलवा दिया, लेकिन वो आधी प्रॉपर्टी हमारी थोड़ी ले लेगी। ऐसे दिन गुजरते रहते हैं और ननद भाभी के बीच में कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर टकरार होती है, क्योंकि भाभी को अपनी जो ननद थी वो बिल्कुल भी भाती नहीं है। इनमें 36 का आंकड़ा फंस जाता है। और उसी दौरान दोस्तों क्या होता है कि विवेक तो अपने काम के सिलसिले से सुबह से घर से निकल जाता था, शाम को लौट के आता था। जो वो विवेक की पत्नी थी शिखा, उसका प्रेम प्रसंग एक पवन नाम के व्यक्ति से चलने लगता है। जब उससे चलने लगता है तो बातें करना, चैट करना, व्हाट्सएप चैट करना, ऐसे करके मिलना जुलना ये सब होने लगता है। और ये सब चीजें जो बहन मनीषा थी उसको पता चल चुकी थी, क्योंकि भाई घर पे रहता नहीं था। बहन को सब कुछ पता चल चुकी थी कि मेरी भाभी एक किसी व्यक्ति से बात करती है। और मनीषा ने एक दिन अपनी भाभी को उस पवन नाम के व्यक्ति से मिलते हुए वीडियो बना लिया और कई जो व्हाट्सएप चैट थे वो भी ले लिए कि हम भैया को दिखाएंगे। और ये जो बात थी, ये जब शिखा जान जाती तो शिखा को बहुत ज्यादा चिंता होती है। शिखा सारी बात पवन को बता देती कि एक तो ये आधी प्रॉपर्टी हमारी ले जाएगी, ऊपर से हमारी ऑडियो वीडियो जो भी है ये कहती है कि भैया को हम दिखाएंगे, ये तो हमें मरवा डालेगी, मेरा पति हमें मार डालेगा, अब हम करें तो क्या करें। तो पवन दोस्तों उस शिखा को समझाता है कि ऐसा करो कि इसके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचो कि इसका भाई खुद इससे नफरत करने लगे
और इसको अपने हाथों से खत्म कर दे। अगर तुम कुछ करोगी तो बवाल हो जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा करो, इसके भाई से ये कहो कि ये कह रही है कि हम प्रॉपर्टी आदि लेके ही रहेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसा करके दोस्तों शिखा अपने प्रेमी पवन की बात को मान लेती है और वो अपने पति को यही भरना शुरू कर, तुम तो सवेरे से चले जाते हो और ये मनीषा यहाँ पे रहती है, ये मुझसे इतना झगड़ा करती है, इसका इतना दिमाग खराब है, इसका किसी और लड़के से चक्कर चलता है और ये कहती है कि हम तुमको मरवा देंगे, उनको मरवा देंगे, प्रॉपर्टी भी नहीं देंगे। अब बताइए क्या करें। अब दोस्तों जो शिखा थी वो अपने पति को इस कदर भरती है कि कहीं ना कहीं विवेक के दिमाग में भी ये बात आ जाती है कि मेरी बहन सच में गलत है, इसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है और ये हो ना हो मेरी आधी प्रॉपर्टी ले जाए, जबकि हम तो ये चाहते हैं कि इसकी शादी अच्छे घर में कर देंगे, बाकी बात खत्म, इसको हमारी प्रॉपर्टी से क्या लेना देना। दोस्तों विवेक भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। अब दोस्तों विवेक और विवेक की पत्नी मिलके ये प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं कि अपनी बहन को रास्ते से हटा देते हैं और इसके बाद में सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन विवेक अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तो आज दिन तक कभी किसी को मारा नहीं है, इसको हम कैसे मारेंगे, क्या करें क्या ना करें। तब दोस्तों विवेक की पत्नी कहती है कि हम एक युवक को जानते हैं, वो मेरे भाई के रिलेशन में है और वो इस तरीके का काम करता है, थोड़ा बहुत पैसा लेता है और बड़ा आसानी से काम कर देता है और कोई भी ना सबूत छूटेगा, कुछ भी नहीं, बस उसको बुला लो और वो खत्म कर देगा इस मनीषा को। दोस्तों विवेक अपनी पत्नी की बातों में इस कदर फंस जाता है कि वो तैयार हो जाता है और दोस्तों 1 नवंबर 2023 को, 23 की बात है दोस्तों, वो जो विवेक था और अपनी पत्नी के साथ में मिलके उस व्यक्ति को बुला लेता और वो व्यक्ति वही था पवन, जो विवेक की पत्नी का प्रेमी था, आशिक था, उसको बुला लेता है। और ये बात मनीषा को पता नहीं चलती है और मनीषा जब खाना खाती है तो उसके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। जब वो बेहोश हो जाती तो भैया भाभी और जो भाभी का आशिक था, तीनों मिलके मनीषा का गला दाबते हैं, मारते हैं, एक दुपट्टे से उसका गला कसते, उसको मार देते। इसके बाद में ट्रॉली बैग वगैरह वो पहले ही उन्होंने इंतजाम कर लिया था, उसी बैग में अपनी बहन के हाथ पैर काट के बाकायदा भर देता है। अब जो पवन था वो गाड़ी अपने दोस्त से मांग के लाया था, स्विफ्ट डिजायर, और कहता है कि हम पूरी व्यवस्था करके आए हैं, गाड़ी में इसको रखो। और वो जो विवेक था वो ये कहता है कि इसको अगर हम अपने एरिया में कहीं फेंकेंगे तो इसकी पहचान जल्दी हो जाएगी, इसको हम काफी दूरी पे फेंकेंगे। तो क्या होता है कि वो विवेक और विवेक की पत्नी और पवन तीनों आते हैं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से बागपत इलाके में, और बागपत के पास में एक गांव के बाहर एक शमशान, वहीं पे वो सोचते हैं, उनको जगह दिख जाती है कि ये बढ़िया जगह है, वहीं पे उस बैग को फेंक देते हैं और बैग में पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि आराम से सवेरे तक जल जाएगा, आराम से राख हो जाएगी डेड बॉडी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन है। लेकिन कुदरत की ऐसी मेहर कि वो बैग आधा ही जलता है, इसके बाद में आग बुझ जाती है और ऐसे करके वो बॉडी मिल जाती है, सवेरे लोगों को दिख जाती है और धीरे धीरे दोस्तों पुलिस जो थी वो कातिल तक पहुंच जाती है। जब पवन ने सारी कहानी बताई तो भाई पुलिस पहुंच जाती है विवेक और विवेक की पत्नी के पास में, और जब विवेक को ये सारी कहानी मालूम होती है कि जिसने मेरी बहन को मारा ये मेरी पत्नी का आशिक था, पूरा खुलासा होता है, तो विवेक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों विवेक सर पीट पीट के रोता है और जो भी सुनता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस कदर एक पत्नी ने चाल चल के, एक औरत ने चाल चल के एक हंसती खिलती जिंदगी, हंसता खिलता परिवार बर्बाद कर दिया। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी औरतों के बारे में? तो चलिए दोस्तों आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।